बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो 9th क्लास की इंग्लिश के 7th लेसन इफ़ के बारे में है। इफ़ एक पोएम है जिसे रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। इस वीडियो में हम इस पोएम का और पोएट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। रुडयार्ड किपलिंग 1865 टू 1936। ये पोएट्स के नाम के साथ इस तरह से 2 साल लिखे जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये 1865 में पैदा हुए, 1936 में इनकी वफ़ात हुई। तो इस इंग्लिश की रीडिंग करता हूँ, साथ में जहाँ पे ज़रूरी हुआ मैं आपको इसका थोड़ा सा तर्जुमा बता दूंगा। हम पोएट के बारे में जानना चाहते हैं कि पोएट कौन है, किस तरह की सोच है, कैसा लिखते हैं। रुडयार्ड किपलिंग 1865 to 1936 was an English author, poet and journalist, best known for his works of fiction including The Jungle Book, Kim and The Man Who Would Be King. He was born in British colonial subcontinent, which greatly influenced much of his writing. Kipling's works often explore themes of British imperialism, adventure, and the experiences of British and subcontinent cultures interacting during the colonial rule. हाँ जी, रुडयार्ड किपलिंग जो थे ब्रिटिश इंग्लिश के ऑथर थे, ऑथर मुसन्नफ पोएट थे और सहाफ़ी भी थे, लेकिन मशहूर हैं अपने अफसानवी नसर से, अफसाने लिखने से। हमारे कोर्स में यहाँ पे उनकी पोएम शामिल है, लेकिन ये मशहूर हैं अपने अफसाने लिखने से, फिक्शन लिखने से। फिक्शन होता है अफसानवी नसर, ऐसी नसर जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं हो, हकीकत जैसी नज़र आए लेकिन हकीकत से ताल्लुक नहीं। और दी जंगल बुक बहुत मशहूर इनका ये बुक है। इसमें मोगली एक कैरेक्टर है, इसके ऊपर एक एनिमेटेड मूवी बहुत अच्छी बनी हुई है और टीवी पे सीरियल भी चला करती थी इसकी किसी ज़माने में। किम भी इनकी एक बुक है और द मैन हु वुड बी किंग। ये 3 किताबें जो इनकी मास्टरपीस समझी जाती हैं किपलिंग की, तो ये उन्होंने लिखी हैं। अब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा। ही वॉज बॉर्न इन ब्रिटिश कॉलोनियल सब कॉन्टिनेंट। ये इस बरसगीर पाक हिंद में पैदा हुए थे, यानी ये पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश, ये जो सरजमीन है यहाँ पे पैदा हुए थे। माँ बाप अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ हुक्मरान थे, तो वो यहाँ पे आए थे, तो किपलिंग यहाँ पे पैदा हुए। और साल देख लें उनकी पैदाइश का, 1865। अंग्रेज़ों की हुकूमत 1857 से शुरू हुई थी, which greatly influenced much of his writing. तो कॉलोनियल सब कॉन्टिनेंट यानी इस बरसगीर जिसके ऊपर ब्रिटिश बरतानिया की नौआबादियाती कब्जा था। कॉलोनियल बरतानिया ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ था। कॉलोनियलिज्म यही है कि किसी मुल्क पे कब्जा किया जाए, वहाँ पे हुकूमत की जाए और वहाँ के रिसोर्सेज जो हैं वो निचोड़ के अपने मुल्क में ले जाए। तो अंग्रेज़ों ने यही कुछ किया था और फिर साथ में दुनिया को दिखाने के लिए, कॉलोनियलिज्म के अंदर ही होता है या इंपीरियलिज्म के अंदर, कि दुनिया को दिखाने के लिए उस जगह पे जहाँ पे वो हुकूमत कर रहे होते हैं तो कुछ वो तरक्याती काम भी करवा देते हैं। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी खोली थी, सड़कें और ट्रेनें भी चलाई थी। तो ये एक एडिशनल वो कह दें कि जो थोड़ा सा वो बेनिफिट उन कौमों को दे सकते हैं, वरना वो मोस्टली नुकसान करके जाते हैं उनका जहाँ पे भी। और ये 90 साल हुकूमत हुई रही थी, और अगर इन 90 साल का किसी तरीके से इकोनॉमिक ऑडिट किया जा सकता हो तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम कि कितना बड़ा डाका डाला गया था बरसगीर पे। Anyhow, he was born in British colonial subcontinent, which greatly influenced much of his writing. और क्योंकि ब्रिटिश एजुकेशन थी, उस एजुकेशन में प्रोपेगेंडा कम होता है। हमारी एजुकेशन में प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, ऐसी इंफॉर्मेशन ज़्यादा है जिससे कोई ख़ास मकसद लेना हो, हकीकत हो या ना हो, कोई मकसद पूरा करती है हमारी एजुकेशन जो है। लेकिन उनकी एजुकेशन में आज़ाद सोचने की एबिलिटी पैदा होती है। तो उसने ये उनके अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी
उसने इसको बड़ा मुतासर किया कि ये अंग्रेज़ यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। इस तरह के हिंट्स उसकी किताबों में मिलते हैं। किपलिंग्स वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। तो उसके काम में कौन से थीम नज़र आते हैं कि बरतानिया का जो इंपीरियलिज्म था, साम्राज्य था, इस एडवेंचर, एडवेंचर भी था। जो जंगल बुक है वो मुकम्मल तौर पे एडवेंचर के ऊपर है। एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ ब्रिटिश एंड सब कॉन्टिनेंट कल्चर इंटरेक्टिंग ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। और फिर बरतानवी कल्चर और सब कॉन्टिनेंट के कल्चर के जो उसके तजर्बात थे कि बरतानवी लोग किस तरह से रहते हैं, उनकी एजुकेशन कैसी है, उनका तर्ज ज़िंदगी कैसा है, और सब कॉन्टिनेंट का कल्चर कैसा है, यहाँ के लोग किस तरह से हैं और कैसे कैसे रहते हैं। और सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा कल्चर्स हैं ब्रिटेन की निस्बत। ब्रिटेन में एक या दो कल्चर, एक ओल्ड कैल्टिक कल्चर है और दूसरा एक जर्मेनिक कल्चर है। ये ज़्यादा कल्चर वहाँ पे ब्रिटिश में मौजूद है। फिर क्रिश्चियन कल्चर चला गया उधर, या जिसे रोमन कल्चर भी कहते हैं, जिसने बरतानिया को तालीम दी थी। तो कॉलोनियल रूल के अंदर, यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत के अंदर, उसने ये सारी चीज़ें देखी और उनके ऊपर लिखा। 1936 अंग्रेज़ों की हुकूमत ख़त्म होने से पहले ही डेथ हो गई थी। व्हाट्स इन नज़म में क्या है? इस हिस्से को मैंने 3 कॉलम्स में डिवाइड किया है। इफ़ ये पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट है, राइम में इसकी राइम स्कीम है, और पैराफ्रेज में अगर टेक्स्ट को पैराफ्रेज किया जाए यानी नसर की सूरत में लिखा जाए तो क्या होगा। ये रीडिंग और ये पैराफ्रेजिंग जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी कि नज़म के अंदर क्या है। पहले ये चीज़ पता हो, इसके बाद समरी एक्सप्लेनेशन कुछ भी आ जाए वो करना आसान हो जाता है। हर चीज़ को सीधा डायरेक्ट याद करना जो है वो मुश्किल चीज़ है, और किसी हद तक बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं कि पहले समझ लें, समझने के बाद आप इसको याद करने की कोशिश कर लें। याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो पोएम को रीडिंग कुछ ऐसे है। इफ़ यू कैन कीप योर हेड when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good, nor talk too wise. अब यहाँ पे राइम जो है वो ये है कि जो ए है वो ए के साथ मैच करता है, जो बी है वो बी के साथ, यानी जो ए वाली लाइन है उसका एंड वाला लफ्ज़ नेक्स्ट ए वाली लाइन के साथ मैच करेगा। तो यू यू, फिर बी और बी, बी भी यू है और ये भी टू है, यू टू, ये भी राइम है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ऑड है, ये सारी चारों आवाज़ें एक जैसी हैं। इन चारों को स्कीम के तहत ए लिखा जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह से लिखने से पूरी पोएम का जो राइम है वो बिगड़ जाता है। सारी नज़म जो है वो 4 स्टैंजाज़ के ऊपर है। 4 स्टैंजाज़ हैं, हर स्टैंजा में 8-8 लाइनें हैं और हर स्टैंजा की यही स्कीम है, ए बी सी डी। यानी पहली लाइन का आवाज़ तीसरी से मैच करती है, दूसरी की चौथी से करती है, पाँचवीं की सातवीं से करती है और छठी की आठवीं से आवाज़ मैच करती है। तो यहाँ पे ऐसे है, यू से मैच करता है, ये यू इस टू से मैच करता है, वेटिंग जो है हिटिंग से मैच करता है, और लाइज जो है वो वाइज से मैच करता है। तो इसको हम राइम स्कीम कहेंगे। यहाँ पे राइम स्कीम थोड़ी सी डिफरेंटली लिखी है क्योंकि बाकी पोएम की इसी तरह से है। अब इसका मैं थोड़ा सा आपके लिए तर्जुमा कर देता हूँ ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हो जाए। कीप योर हेड का मतलब होता है कि अपना दिमाग काबू में रखना, और लूज योर हेड का मतलब होता है दिमाग कंट्रोल में ना रहना, बेवकूफ़ों वाली हरकतें करना, लड़ाई झगड़ा करना, इस तरह का। अगर आप अपना दिमाग बहाल रख सकते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं जब सारे आदमी आपके बारे में अपना दिमाग ख़राब कर लें और फिर इसका इल्ज़ाम भी आप पर लगाएं।
पहली कंडीशन है। रुडयार्ड किपलिंग इस पोएम में एक बहुत प्रेशियस, एक बहुत कीमती नसीहत कर रहे हैं। एक बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है। अगर हम इसे जेंडर स्पेसिफिक ना कहें तो एक माँ, एक वाइज पर्सन जो है, माँ है, बाप है, दादी है, कोई भी बड़ा है जो एक अपने यंगस्टर को, बेटी है या बेटा, पोती है या पोता, उसको नसीहत कर रहा है। और सारी की सारी नसीहतें जो हैं वो तकरीबन इफ़ के से शुरू होती हैं, इसलिए पोएम का नाम इफ़ है, अगर। तो वो पहली बात कहते हैं कि अगर तुम अपना दिमाग कंट्रोल में रख सको जब दूसरे लोग अपने दिमाग को पर काबू खो दें और इसका इल्ज़ाम तुम पर लगाएं। इसके बाद क्या कहते हैं, अगर तुम खुद पर ट्रस्ट कर सको, तुम्हें खुद पर ट्रस्ट करना चाहिए, या अगर तुम खुद पर एतबार कर सको, और उस वक्त भी एतबार कर सको जब सारे तुम पर शक करें। तो तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में क्या है? वो कहते हैं कि उन लोगों को शक करने का मौका दे दो, कोई बात नहीं है, शक करने दो, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन उनके डाउट करने के लिए भी उनको इजाज़त दे दो, मौका दे दो कि करते हैं तो करें। इसके बाद, इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, यू मस्ट बी एबल टू वेट। कि आप अगर इंतज़ार करें और इंतज़ार करने से थकें भी नहीं, एंड नॉट ग्रो टायर्ड बाय वेटिंग, एंड व्हेन यू आर लाइड अबाउट, और जब तुम्हारे बारे में झूठ फैलाए जाएं, झूठ बोले जाएं, डोंट डील इन लाइज, तो तुम भी झूठ ना बोलना शुरू कर दो। अगर लोग तुम्हारे बारे में अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं, तुम अपना दिमाग कंट्रोल में रख सकते हो, और तो लोग दिमाग ख़राब कर रहे हैं और इसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इट्स ओके, करने दो। अगर तुम खुद पर एतबार करते हो और सारे लोग तुम पर शक रखते हैं या एतबार नहीं करते, तो उन्हें एतबार ना करने का मौका दे दो, इट्स ओके, कुछ मसला नहीं है। और अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो और इंतज़ार करने से थकते नहीं हो, या फिर तुम्हारे बारे में अगर झूठ बोला जाए, तो तुम आगे से झूठ ना बोलना शुरू कर दो। आर बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, और अगर तुमसे नफ़रत की जाती है तो तुम भी नफ़रत ना करना शुरू कर दो, नफ़रत को रास्ता ना दे दो। एंड यू डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज, और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आओ और ना ही बहुत ज़्यादा सियानी बातें करो, क्योंकि सियानी बातें जो हैं, जो इंसान करता है उसके अंदर एरोगेंस आ जाता है, तकब्बर आ जाता है। इसलिए वो इस चीज़ से भी बचने की क्या रहे कि अगर तुम अच्छी बातें कर सकते हो तो ज़्यादा ही अच्छी ना करो, करो ज़रूर करो, लेकिन टू वाइज, बहुत सियाने बनने की कोशिश मत करो। अगर अच्छे हो तो ठीक है, ज़्यादा अच्छे नज़र आने की कोशिश ना करो, ये मुनाफ़िक़त में चला जाता है या दिखावे में चला जाता है, और ये टू वाइज जो होना है ये चला जाता है इसमें तकब्बर में। इंसान अपने ऊपर तकब्बर करने लगता है कि मैं बड़ा सियाना हूँ और मेरी बात मानी जानी चाहिए, मैं ऐसे हूँ, वो मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू हो जाता है। तो इसलिए वो कह रहा है नॉट टॉक टू वाइज, ज़्यादा सियानी बातें भी ना करो, ज़्यादा अच्छे भी मत बनो, ज़्यादा सियानी बातें भी ना करो। ये बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build em up with worn out tools। राइम स्कीम जो मैंने पहले लिखी हुई है वही है, मास्टर डिजास्टर, एम सेम, स्पोकन ब्रोकन, फूल्स टूल्स।
यहाँ ज़्यादा क्लियर हो गया कि किस तरह से किया है इसको। अब यहाँ पे किपलिंग कह रहे हैं कि अगर तुम ख्वाब देख सकते हो तो ख्वाबों को अपना मालिक ना आका ना बना लो कि वो तुम्हें पागल कर दें या तुम्हें वो ड्राइव करना शुरू कर दें। इफ़ यू कैन थिंक डोंट मेक थॉट्स योर एम। और अगर सोच सकते हो तो सोचों को अपना मकसद ना बना लो, कोई मैंने जो सोच लिया मैंने करके छोड़ना है। तो इसके अलावा वो ज़िंदगी में दो चीज़ें इंसान की आती हैं, जीत आती है या हार आती है। ट्रायम्फ फतह, डिज़ास्टर तबाही। जीत या हार, फतह या तबाही। अगर तुम्हारा फतह या तबाही से सामना हो, यहाँ पे पोइट्री के अंदर किसी बेजान चीज़ को कैपिटलाइज करके लिख दिया जाए तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, कि इसको इंसान की तरह से ट्रीट किया है कि अगर आपकी मुलाकात फतह से हो और डिज़ास्टर से, तबाही से हो, तो फिर तुम्हें क्या करना है, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। तो उनको एक जैसा ट्रीट करो, यानी फतह पे खुशी ना मनाओ, डिज़ास्टर पे रोते ना रहो, दोनों को एक जैसा। अगर फतह पे खुश होना है फिर डिज़ास्टर पे भी खुश हो जाओ, अगर डिज़ास्टर पे रोना है तो फिर फतह पे भी रो लो। यानी ये कहा गया है कि ये दोनों इम्पोस्टर हैं, ये बहरूपिये हैं, ये एक ही चीज़ है इंसान की ज़िंदगी में, या फतह होगी या तबाही होगी। तो इस पे एक जैसा रवैया रखो, ये नहीं है कि अलग अलग रखोगे। अलग अलग रवैया यानी फतह के ऊपर बहुत ज़्यादा खुशी मनाना, डिज़ास्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा रोना, ये चीज़ें जो हैं इस चीज़ से यहाँ पे रोका गया है। उसने कहा है कि ये ना करो, ये इम्पोस्टर्स हैं, ये धोखा देने वाली चीज़ें हैं और इनको एक जैसा ट्रीट करो, जितना थोड़े से थोड़ा दरमियानी रास्ता निकाल लो। इसके बाद आगे है जी, इफ़ यू कैन बेयर टू हेयर द ट्रूथ यू स्पोकन ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक इट ट्रैप फॉर फूल्स। अगर तुम सुन सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो कि तुम सुनो कि जो सच तुमने बोला उसको ट्विस्ट कर दिया गया, नेव्स बदमाशों ने उसे खराब करके बेवकूफ़ों को फंसाने का काम करना शुरू कर दिया। ये किसी भी इंटेलेक्चुअल के लिए सबसे दुख की बात होती है कि उसके काम को, उसकी बातों को ट्विस्ट करके, खराब करके तो बेवकूफ़ों को फंसा लिया जाए। और ज़्यादातर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में इसी तरह के लोग हैं। वो किसी भी दाना आदमी की, किसी भी बड़े शख्सियत के अल्फाज को ट्विस्ट करते हैं, अपनी मानी देते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम ये बर्दाश्त कर सकते हो कि तुम्हारे लफ्ज़ों को इस तरह से कर दिया जाए, तुम्हारी बातों को इस तरह से ट्विस्ट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, या फिर उन चीज़ों को टूटा हुआ देखो जिनके लिए तुमने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, तो इसको भी बर्दाश्त कर सको। यानी ये बर्दाश्त करने की ताकत वो पूछ रहा है कि अगर तुम ये भी बर्दाश्त भी कर सकते हो, यू मस्ट बी एबल टू स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद वर्न आउट टूल्स। तो तुम्हें पुराने टूटे हुए औजारों से झुककर उसी चीज़ को दोबारा बनाने के काबिल होना चाहिए। ये काफ़ी सारी कंडीशंस बताई हैं। अगर ख्वाब देखते हो तो ख्वाबों को अपना मालिक ना बना लो, अगर सोचते हो तो सोचों को अपना मकसद ना बना लो, अगर तबाही, फतह और तबाही से सामना हो तो दोनों को एक जैसा ट्रीट करो, दोनों के साथ एक जैसा सलूक करो। दोनों ये इम्पोस्टर हैं, ये दोनों बहरूपिये हैं। और अगर तुम ये बर्दाश्त कर सकते हो कि तुम्हारा बोला हुआ सच जो है उसको बदमाशों ने, गुंडों ने, गंदे लोगों ने ट्विस्ट करके, ख़राब करके लोगों के लिए फंदा बना लिया, लोगों को फंसाना शुरू कर दिया, बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया, बेवकूफ़ फूल्स में। या फिर, और ये चीज़ जो है काफ़ी हद तक उन्होंने, किपलिंग ने अपनी ब्रिटिश कौम के बारे में लिखी है कि उन्होंने यहाँ पे मकामी लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और वाज द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू, या फिर जिन चीज़ों के लिए तुमने ज़िंदगी गुजार दी उन्हें टूटा हुआ देख लो।
कि जो चीज़ तुम ज़िंदगी भर बनाते रहे वो अब टूट गई है, और उसको देखकर बर्दाश्त कर सको, तो फिर तुम में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि तुम झुक जाओ, झुककर नीचे झुककर, और उन्हें दोबारा पुराने टूटे हुए हथियारों से, औजारों से दोबारा तामीर कर दो। यानी अगर कोई चीज़ तबाह हो गई है तो हौसला करना चाहिए, और चाहे तुम्हारे हथियार ख़राब हो गए हैं, औजार ख़राब हो गए हैं, लेकिन उन्हीं की मदद से दोबारा बना लो। यानी अपनी पुरानी सलाहियत, जो तुम्हारी पहली स्किल थी, उसी की मदद से उस चीज़ को दोबारा बना लो। If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. इसकी भी राइम वही है, winnings, beginnings, toss, loss, sinew, you, gone, on. तो इसमें किपलिंग कह रहे हैं कि अगर आप अपनी सारी फतूहात का एक ढेर बना सकते हैं और इन सारे ढेर को एक दफ़ा उठाकर फेंकने का ख़तरा मोल ले सकते हैं, यानी सारी फतूहात जो हैं उनके ऊपर इस तरह से डिपेंड नहीं करना चाहिए, कि बल्कि इस तरह का रिस्क होना चाहिए कि ये सारी फतूहात आपके नाम के आगे से मिट भी जाएं, तो आपका करैक्टर होना चाहिए जो आपको दोबारा बिगनिंग की तरफ ले जाए। एंड लूज़, अगर आप अपनी सारी फतूहात का ढेर बनाकर उसका ख़तरा मोल लें कि एक ही बारी में उठाकर फेंक कर गुम कर दें, देन स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स, अगर सारी की सारी हर चीज़ ख़त्म हो जाए फिर भी शुरू से दोबारा स्टार्ट कर लें बिगनिंग्स, एंड नेवर ब्रीथ ए वर्ड अबाउट योर लॉस, और अपने नुकसान पर एक लफ्ज़ भी मत बोलें। ये बहुत बड़ा करैक्टर बिल्ड कर रहा है कि इतना हौसला हो कि अगर बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, जितना आपने जीता हुआ है, बस सारे का सारा एक ही दफ़ा में ख़त्म हो जाए और आपको सब कुछ नए सिरे से करना पड़ जाए, तो फिर भी अपने नुकसान पर एक भी लफ्ज़ ना बोलें। If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, और अगर तुम अपने दिल और हौसले को मजबूर कर सको, इस्तेमाल कर सको कि वो तुम्हारी बारी पर तुम्हारी खिदमत करे, जब वो जा भी चुके हों। इंसान का हार्ट जो है वो जा चुका, मतलब उसका हौसला ख़त्म हो चुका है, नर्व, उसके असाब यानी उसकी अकल जवाब दे चुकी है, ये सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। इसके बाद भी वो तुम फोर्स कर सको, इन चीज़ों से दोबारा काम ले सको, यानी तुम्हारे हौसला भी ख़त्म हो गया, बूढ़े हो गए, कुछ भी नहीं कर पा रहे, या वैसे ही अपसेट हो, बूढ़े नहीं, इतने ज़्यादा अपसेट हो, तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, इसके बाद भी तुम अपने आप को फोर्स कर सको, मजबूर कर सको ये कि करना है। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल, और डटे रहो, होल्ड ऑन का मतलब होता है तुम्हारे अंदर तुम्हारी विल पावर, तुम्हारी अज़म के अलावा तुम्हारे अंदर कोई चीज़ अगर बाकी नहीं है, फिर भी डटे रहो, और जो तुम्हें हमेशा यही कहेगी, होल्ड ऑन, डटे रहो। तो किपलिंग इसमें भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि अगर सारी फतूहात का नुकसान हो जाता है, सारी फतूहात इकट्ठी होकर एक ही बारी में उठाकर फेंक कर गुम कर दी जाए, और तुम शुरू से इब्तिदा से दोबारा शुरू करना पड़ जाए, तो फिर भी अपने नुकसान पर एक भी लफ्ज़ मत बोलो। और अगर तुम अपने दिल को, हौसले को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जाने के बाद हौसला ख़त्म हो जाता है, इंसान का हौसला टूट जाता है नुकसान होने से, ये सारा कुछ ख़त्म होने के बाद भी तुम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सको,
तो फिर तुम्हारे अंदर एक विल है जो अगर तुम्हारे अंदर से सब कुछ खत्म हो जाए, ये चीज़ खत्म नहीं होती। तुम्हारी विल खत्म नहीं होती, तुम्हारा इरादा अज़म नहीं खत्म होता। इसलिए इसके ऊपर डटे रहो, और क्योंकि विल हमेशा इंसान से कहती है डटे रहो। If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it. And which is more, you will be a man, my son. आखिरी स्टैंजा है ये, इसकी भी सेम राइम स्कीम है। वर्च्यू, यू, टच, मच, मिनट, इन इट, रन, सन। इसमें किपलिंग कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं और इस बात करने के दौरान अपनी खूबी दिखा सकते हैं, वर्च्यू खूबी, या बादशाहों के साथ, बड़े लोगों के साथ चल सकते हैं, उनकी कंपनी में जाते हैं और फिर आम लोगों का साथ नहीं छोड़ते, यानी बड़े लोगों में जाके आपका दिमाग ख़राब नहीं हो जाता और आप छोटे लोगों को या दूसरे लोगों को छोटा समझना शुरू कर देते हैं। एंड नॉट लूज द कॉमन टच, यानी आप में इतनी खूबी होनी चाहिए, इतनी अहलियत होनी चाहिए कि आप ज़्यादा लोगों के साथ बात कर सकें, तकरीर कर सकें, जलसे के साथ खिताब कर सकें और बड़े लोगों के साथ, बादशाहों के साथ चल सकें, यानी उनके पास बैठ सकें, उनकी कंपनी में बैठ सकें। इतनी अहलियत हो, और इतनी अहलियत हो कि आम लोगों के साथ आपका ताल्लुक ना टूटे। इफ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, तो दुनिया में यहाँ पे किपलिंग बता रहे हैं कि हर्ट करने वाले लोग दो हो सकते हैं, या तो दुश्मन होते हैं जो दुख देते हैं, या फिर लविंग फ्रेंड्स होते हैं। दोस्तों का दिया हुआ दुख जो है वो ज़्यादा गहरा होता है। तो अगर तुम्हें ये दोनों लोग, दुश्मन और दोस्त, हर्ट नहीं कर सकते, तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, एंड इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, और अगर सारे लोग तुम्हारे साथ शामिल हैं, काउंट ऑन का मतलब होता है, या काउंट विद का मतलब होता है तुम पर इंहिसार करते हैं, तुम्हारे साथ बैठना चाहते हैं, तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं। अगर सारे लोग तुम्हारे साथ तुम पर इंहिसार करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, किसी की हेल्प इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, किसी जो अगर कोई आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इतना ज़्यादा ना करे कि आपको डुबो दे। then you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run। तो फिर अब अनफॉरगिविंग मिनट, वो टाइम वक्त जिसमें आप किसी को माफ़ नहीं करना चाहते, उसके अंदर 60 सेकंड काफ़ी है। इतना काफ़ी है कि आप इतना दूर हो जाए, 1 मिनट के लिए किसी को से नाराज़ हो जाए, नाराज़ ना हो किसी के साथ। किपलिंग ये कह रहे हैं कि लोगों से बात करते हैं तो अपनी खूबी बरकरार रखें, अपनी नेकियां बरकरार रखें। बादशाहों के साथ चलें तो आम लोगों के साथ राब्ते ना तोड़ दें, और अगर दुश्मन या दोस्त आपको हर्ट भी नहीं कर सकते, दुख नहीं दे सकते, और अगर सारे इंसान आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हों, आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम नाराज़गी के वक्त को 60 सेकंड दो बस, और इतनी देर के लिए किसी से फासला, दूरी इख्तियार करो, यानी बहुत थोड़ा सा नाराज़ हो किसी के साथ, नाराज़गी दिखाओ सही, इंसान की नेचर है, ज़रूरत है, लेकिन इतनी नहीं कि ताल्लुक़ हमेशा के लिए टूट जाए। सिर्फ इतना दूर भागो कि जो 60 सेकंड में जा सकते हो, 60 सेकंड का फासला डालो बस। इफ़ यू कैन डू ऑल थिंग्स देन द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट इज़ योर्स। अगर तुम ये सारे काम कर सकते हो जो ऊपर से लेकर पहले स्टैंजा से लेकर अब तक बताए गए, अगर जो तुम ये सारे काम कर सकते हो,
तो ज़मीन और इसकी सारी चीज़ें तुम्हारी हैं, तुम इसके मालिक हो। विच इज़ मोर यू विल बी ए मैन माई सन, और उससे बढ़कर बेटे तुम एक इंसान होगे, जिसे असल हकीकी इंसान कहा जाता है, वो होगे जो फरिश्तों से भी बेहतर है, जानवरों से भी बेहतर है। विच इज़ मोर यू विल बी ए मैन माई सन, मर्द, शरीफ इंसान, मैन। ब्रिटिश सोसाइटी में मैन उस आदमी को कहा जाता है जिसे बहुत तमीज़ हो, एक प्रॉपर मर्द हो, जिसे पता हो कि किसी छोटे बड़े से, किसी खातून से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से डील करना है, उसको मैन कहा जाता है। और अगर कोई इससे हट गया हो, उसे नेव कहा जाता है। वही इसी पोएम के अंदर हमने पढ़ा है, नेव, मैन, हीरो कह रहे हैं आप इसको।